गुड इवनिंग आप सभी को। और आज की क्लास की स्टार्टिंग अपन कुछ क्वेश्चन से सिलेक्टेड उनसे करते हैं। देखिए लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि हम इकोलॉजी के अंदर सक्सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और कल भी हमने सक्सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को लिया था। और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस पे पहले डिस्कशन करेंगे ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 123। इट मीन्स सी पार्ट का क्वेश्चन है। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वो हमें सी सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो सक्सेशन की मैकेनिज्म्स होती हैं वहाँ से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि गिवन बिलो आर द टू पैटर्न्स। एक तो मॉडल एक्स हमें दिया हुआ है, दूसरा मॉडल वाई हमें दिया हुआ है। तो मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई, यहाँ पे दो पैटर्न्स हमें दिए हुए हैं फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन को लेकर के दो पैटर्न हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, 4 स्पीसीज यानी कि ए बी सी डी करके यहाँ पे 4 स्पीसीज हमें दी हुई है, ए बी सी डी। ओके, एंड एरो, कल भी हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर भी हमें ऐसे ही अप्लाई करना था कि एरो का मतलब हम क्या निकालेंगे, एरो रिप्रेजेंट्स इज रिप्लेस्ड बाय। कि जहां भी एरो आ रहा है इसका मतलब दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पीसीज, जो भी एरो के सामने है, एरो हेड के सामने। ओके, तो अपन अगर इसकी बात करें तो देखिए मॉडल एक्स के अकॉर्डिंग ए इज रिप्लेस्ड बाय बी एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड सी इज रिप्लेस्ड बाय डी एंड डी इज रिप्लेस्ड बाय इटसेल्फ। इट मींस इट इज नॉट रिप्लेसिंग। ए को बी रिप्लेस कर रहा है, बी को सी कर रहा है, सी को डी कर रहा है, लेकिन डी सेल्फ रिप्लेसिंग है, यानी कि ये अपना जो नंबर है उसको कैरिंग कैपेसिटी पे मेंटेन किए हुए हैं, यानी कि ये क्लाइमेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न था कि सीरियल कम्युनिटी 1 को 2 रिप्लेस कर देती है, 2 को 3rd रिप्लेस कर देता है। तो जब रिप्लेस्ड बाय की बातें आती हैं, जब हम इन एरो हेड्स को यूज करें तो हम जानते हैं कि ऐसा जो मैकेनिज्म जहाँ पे पिछली वाली कम्युनिटी को एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से नेक्स्ट कम्युनिटी रिप्लेस कर दे, फर्दर नेक्स्ट उसको रिप्लेस कर दे, और ये सीक्वेंस हमें जब देखने को मिलेगी तो ये पैटर्न हमारा कहलाता है फैसिलिटेशन मॉडल। तो सक्सेशन के फैसिलिटेशन मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी, बी विल बी रिप्लेस्ड बाय सी एंड सी विल बी रिप्लेस्ड बाय डी। ओके, तो ये तो जनरली बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आपको एरो हेड इस प्रकार से दिखें तो आप बिल्कुल से क्लियर कट ये कंक्लूजन निकालेंगे कि दिस इज ए पार्ट ऑफ फैसिलिटेशन मॉडल। तो ठीक है, तो एक्स शुड बी फैसिलिटेशन। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड वाले की, दिस इज द मॉडल वाई। तो मॉडल वाई में देखिए कि यहाँ हमें एक चीज़ तो ये मिल रही है, जस्ट लाइक सिमिलर कि ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड सी इज रिप्लेस्ड बाय डी, और डी सेल्फ रिप्लेसिंग है, यानी कि ये इतना पार्ट जो हमने हाईलाइट किया अभी ये तो फैसिलिटेशन जैसा ही है। ओके, लेकिन साथ में इसमें फर्दर एरो हेड और भी डाले हुए हैं। देखिए क्या कि यहाँ पे बी डायरेक्टली भी आ सकता है। ओके, और सी डायरेक्टली भी आ सकता है। फैसिलिटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि पहले कम्युनिटी हटेगी देन नेक्स्ट वाली आएगी, यहाँ पे डायरेक्टली बी आ सकता है। ओके, डायरेक्टली सी यहाँ भी आ सकता है, और साथ में ही हम और क्या देख पा रहे हैं कि ए को सी भी रिप्लेस कर सकता है, सिमिलरली बी को डी भी रिप्लेस कर सकता है, और इवन ए को भी डी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि एरो हेड का मतलब रिप्लेस बाई है। ओके, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये बिना रिप्लेस किए भी आ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि ऐसा हमने टॉलरेंस मॉडल के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, तो वन थिंग कि सिंपल यहाँ फैसिलिटेशन में आपको कोई इश्यू नहीं होता, जबकि जब हम इस प्रकार के, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन सीएसआईआर ने पूछे हैं जहाँ पे ऐसा डायग्राम वो देता है, फिर हमें उसकी मैकेनिज्म के बारे में पूछता है,
तो हमें इसका जो प्रॉपर जो आइडिया है वो होना चाहिए कि हम एरो हेड्स को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो जब बिना किसी को रिप्लेस किए डायरेक्टली भी आ सकती है। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करें, क्योंकि हमने इसको टॉलरेंस क्यों बोला, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि आपने इसको टॉलरेंस क्यों बोला। तो सपोज आप यहाँ सी की बात करते हैं, तो यहाँ से आप कंक्लूड करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सी भी एग्जिस्ट कर सकता है और यहाँ पे डायरेक्टली भी आ सकता है, इवन नेक्स्ट वाले हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन हमें इस प्रकार से मिलती है। देखो फैसिलिटेशन में एक बार में एक ही कम्युनिटी होगी, सिंगल कम्युनिटी एट ए टाइम, राइट। और वो रिप्लेस करते हुए एक कंटिन्यूस सीक्वेंस होगी, क्योंकि हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बातें की थी सक्सेशन में, और उसमें एक बात आई थी कि सक्सेशन एक हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होती है जिसमें पिछली कम्युनिटी हटेगी और नेक्स्ट आती है, फिर पिछली हटेगी, फिर उससे नेक्स्ट वाली आती है। लेकिन वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो केवल फैसिलिटेशन को फॉलो करता है, राइट। लेकिन इसके अलावा टॉलरेंस और इनिबिशन ऐसे मॉडल भी हमारे पास होते हैं। तो दिस इज टॉलरेंस मॉडल। ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं उनमें गलत बात ढूंढनी है, इनकरेक्ट। देखिए आपको एक फर्दर चीज़ भी ध्यान रखनी है कि CSIR के जो मोस्टली जो सी सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं उनमें लैंग्वेज को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि लैंग्वेज से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो नेगेटिवली जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव चीज़ है, जो इनकरेक्ट है, वो आपसे पूछी हुई है और हिंट के रूप में देखिए इसको ये हाईलाइट करके बोल्ड अक्षरों में लिख के बता रहा है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी के अंदर इसको कई बार इग्नोर करते हैं। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है। देखिए अगर हम स्टेटमेंट्स को फॉलो करें कि मॉडल एक्स रिप्रेजेंट फैसिलिटेशन, तो यस इट इज़ करेक्ट। एंड मॉडल वाई रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल, तो दिस इज करेक्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। मॉडल एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस, नहीं, एक्स टॉलरेंस है ही नहीं, एक्स तो फैसिलिटेशन है, तो काफ़ी सिंपल, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से अच्छे स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको फर्दर थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को कि एज पर मॉडल वाई, इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि एज पर मॉडल वाई Y can out compete B, सॉरी C can out compete B। तो जब आप ये कह रहे हैं कि C can out compete B, तो यहाँ पर ये भी एक खास लैंग्वेज पैटर्न है CSIR का जो आपको क्लियर रखना है कि compete out का मतलब होता है किसी को हरा देना, यानी कि C will be replaced by B, C will be replaced by B। ऐसा आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि B is replaced by C। ये एरो हेड आपको ये बता सकता है कि हाँ ये तो सही बात है। ओके, C can compete out B, तो C B को compete out कर सकता है, यस compete out कर सकता है, ठीक है। एक बार आप इस एरो हेड के अंदर ये लगा सकते हैं। बट कैन ऑल्सो इन्वेड, नहीं आपको इनकरेक्ट देखना था ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो सही बात है। ये अभी तक आपके पास गलत स्टेटमेंट है, कंप्लीट आउट कर सकता है, ये सही स्टेटमेंट है। बट कैन ऑल्सो इन्वेड ए हैबिटाट इन देयर अब्सेंस। अब अब्सेंस में आपको क्या लेना है, नॉर्मली क्या होता है कि इस एरो हेड के अकॉर्डिंग बी को सी रिप्लेस करके आता है, इस एरो हेड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इन देयर अब्सेंस, इन देयर अब्सेंस का मतलब बी की अब्सेंस के अंदर, अगर बी ना हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर भी हमारा सी एरिया को इन्वेड कर सकता है, यस एरिया को इन्वेड कर सकता है। ये जो आपके पास एरो हेड दिया हुआ है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिना बी को कंप्लीट आउट किए डायरेक्टली सी यहाँ इन्वेड कर सकता है। तो यस ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एरो हेड आपको यहाँ बिल्कुल यही बात बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही आपका सही हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि एज पर मॉडल एक्स, जो फैसिलिटेशन वाला है, अब आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, ए मैक्स द एनवायरमेंट मोर सुटेबल फॉर बी टू इन्वेट, यस फैसिलिटेशन में ऐसा ही तो होता है कि ए ने एनवायरमेंट को सुटेबल बनाया
ताकि बी यहाँ पे आराम से आ जाए। फिर बी क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं ताकि सी के लिए सूटेबल हो जाएगा। फिर सी एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं ताकि डी के लिए सूटेबल हो जाएगा। और ये कल आपने जब मैकेनिज्म पढ़ी थी तो वहाँ पे जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन के अंदर यही होता है कि जो पर्टिकुलर जो सीरियल कम्युनिटी होती है वो एनवायरनमेंट को चेंज कर देती है ताकि नेक्स्ट स्पीसीज जो सीरियल कम्युनिटी की होती है नेक्स्ट ग्रेड वाले, उनके लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल होता है। तो यस, फैसिलिटेशन में हमें यही होता है कि एनवायरनमेंट मोर सूटेबल, किसी और के लिए कंडीशन ठीक हो जाए, इसी को तो हमने फैसिलिटेशन बोला है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट की बात थी, तो यस वी कैन कंक्लूड कि दिस इज द इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कल आपके जो क्वेश्चन थे वहाँ तक हमने फैसिलिटेशन इनहिबिशन उनकी बातें कर ली थी। तो टॉलरेंस वाली चीज़ कल हमारे पास उन क्वेश्चन में नहीं थी। तो टॉलरेंस वाला मैकेनिज्म होने पे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, या आपको जो मॉडल दिया जाएगा मॉडल में एरो हेड किस प्रकार से अप्लाई होंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर करने ली है कि कल वाले क्वेश्चन की तुलना में यहाँ से आपके पास एक एडिशनल चीज़ आ गई। और ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक है क्योंकि यहाँ से आपके पास इनको कैसे समझा जाता है या इसमें जो बताया गया है वो किस प्रकार से होता है, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये सिंपल बात थी क्योंकि हम सिंपल फैसिलिटेशन के अंदर ये तो सिंपली जान रहे होते हैं। और बीएससी एमएससी क्लासेज में भी हमें पता होता है कि सक्सेशन में यही होता है कि पिछले वाले एनवायरनमेंट को बदल देते हैं ताकि अगले वालों के लिए वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्लियर? ठीक है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रॉपर फ़ायदा मिले, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ये पिक्चर डाली हुई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। राइट, फैसिलिटेशन में तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता है। फैसिलिटेशन में ठीक है। इन वन थिंग, आपका माइक जिनका ऑन आ रहा है ना, एक बार आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद में देखिए, कल आपने ट्यूशन किया था उसमें इनहिबिशन था, राइट? और आज आपने जो ट्यूशन किया है उसमें टॉलरेंस है। तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न्स हैं ट्यूशन में आपको कैसी डिजाइनिंग मिल सकती है, एरो हेड्स का पैटर्न कैसा हो सकता है, वो चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। यहाँ एरो हेड ऐसे हैं, यहाँ ऐसे हैं, और फर्दर एडिशनल ये एरो हेड दे रिप्रेजेंट टॉलरेंस, कि पीछे वाले आगे वाले कोई भी साथ हो सकते हैं, किसी भी स्टेज में कोई से भी स्टेज के एक साथ पाए जा सकते हैं। दिस इज टॉलरेंस। ठीक है। और इनहिबिशन की खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इनहिबिशन वाले पैटर्न के अंदर जो एरो हेड्स हैं दे आर जस्ट लाइक दिस वन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में रह गई तो आप समझ जाएंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब यही था कि ये इसको इनहिबिट करता है, ये इसको इनहिबिट करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे लगाएंगे तो हर बार ऐसा ही होता है। और कल आपने जो ट्यूशन किया था उसमें ऐसा ही था, राइट? इसलिए आपने इसको इनहिबिशन बोला था, राइट? जैसे आपने यहाँ पे जो ये वाले जो एरो हेड का पैटर्न दिया ना, ये आपको यही बता रहा है, दिस वन। यस, दिस वाज इनहिबिशन। ठीक है। तो एक अच्छा सेक्शन है, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन CSIR के क्वेश्चन बार बार यहाँ से आ रहे हैं, तो बेटर है कि हमें ये मैकेनिज्म पता हो, ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती हैं, कैसे एरो हेड का मतलब हम लगाते हैं, और कैसे उससे जुड़े हुए किसी भी स्टेटमेंट के लिए हम काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको अब कोई दिक्कत इनमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ये भी सी पार्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए, ये स्पीसीज इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। स्पीसीज इंटरेक्शन का टॉपिक हमारा पहले हो चुका है।
तो स्पीसीज इंटरेक्शन के अंदर प्रेडेशन वगैरह को इवोल्यूशन, ये सारी बातें हमारी हो गई थी, तो वहीं से बेस्ट क्वेश्चन है। आपको 3 स्पीसीज दी हुई है, 3 स्पीसीज, दिस इज एम, एन एंड ओ, ठीक है, 3 स्पीसीज हमें दी हुई है। व्हेन ग्रोन इंडिपेंडेंटली, जब आप इनको अकेले उनका पॉपुलेशन की बात करें, ग्रोन का मतलब जो वो पाई जाती है नेचर में, आप ऐसा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तो आपको एक लेबोरेटरी के अंदर उनकी जो रियरिंग है उसकी बातें हैं, तो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसको कल्चर कराया गया, ग्रो कराया गया, कुछ ऐसा आप ले लेंगे। जब आप इनका ग्रोथ कराते हैं तो हमें जो पैटर्न मिलता है, दिस इज टिपिकल लॉजिस्टिक कार, यानी कि एम हो, एन हो या ओ हो, तीनों का आपको लॉजिस्टिक कार मिलता है, यानी कि अपर लिमिट के साथ में इनकी ग्रोथ होती है, राइट। तो कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो आपका कॉन्सेप्ट है वो, इसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे, तो कैरिंग कैपेसिटी के साथ में कोई पॉपुलेशन ग्रोथ करती है तो लॉजिस्टिक कहलाती है, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल पे था कि अगर हम अकेले उनकी ग्रोथ कराएंगे तो हमें वो क्या मिलता है कि लॉजिस्टिक पैटर्न देगा, सिग्मोइड ग्राफ उनका होता है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि हाउ एवर व्हेन ग्रोन इन पेयर, कि अगर आपने उनको पेयर्स में उगाया या पेयर्स में कल्चर कराया या पेयर्स में ग्रो कराया, यानी कि अकेले ना होकर के साथ में दूसरी स्पीसीज डाली तो पेयर बन जाएगा, तो हमारे जो पैटर्न्स हैं ग्राफ के वो चेंज है, और ग्रोथ कर्व्स हैं वो आपको फॉलोइंगली नीचे आपको दिए गए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली उनके लॉजिस्टिक आते हैं, अगर इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे तो दे रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, और पेयर में करेंगे तो हमारे पास ये वाले पैटर्न्स होंगे, ठीक है। वन बाय वन करके इनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को अपन देखते हैं कि दिस इज द एम, एम के लिए तो ये लॉजिस्टिक जैसा ही है, क्योंकि लॉजिस्टिक में अपर लिमिट आ जाती है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक ये लॉजिस्टिक जैसा ही है, राइट। लेकिन एन को जब साथ में लिया, एम और एन को जब हमने साथ में लिया, तो देखिए एम के रिस्पॉन्स में एन का नंबर पहले तो बढ़ता है और उसके बाद में एन का नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, ओके। ये जो पैटर्न है कि पहले नंबर राइज हुआ उसके बाद में नंबर डिक्रीज हो गया, ये लॉजिस्टिक नहीं है। लॉजिस्टिक में सिग्मोइड आता है, तो जब आपने एम एंड एन को साथ में लिया, पहले तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर एम को अकेले लेंगे लॉजिस्टिक आएगा, एन को अकेले लेंगे लॉजिस्टिक आएगा, लेकिन एम एंड एन का जब पेयर लिया तो एम का तो लॉजिस्टिक है लेकिन एन का लॉजिस्टिक नहीं है, एन की पॉपुलेशन में गिरावट आ गई, डेक्लाइन हुआ है, तो एन की पॉपुलेशन में डेक्लाइन आया। तो ये तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि जब साथ में लेते हैं तो प्रॉब्लम हुई है इसको, अब प्रॉब्लम हुई है तो हम स्टेटमेंट वाइज इसको ढूंढ लेंगे कि क्या बात हो सकती है, ठीक है, वो बातें हमारी आ जाएंगी सामने। देन हम सेकंड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एम को ओ के साथ में लिया गया, राइट, और एम का तो बिल्कुल वैसे ही आप लॉजिस्टिक ले लेंगे कि इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहले भी लॉजिस्टिक था, अकेले का भी, साथ में भी इसने लॉजिस्टिक ही दिया है। लेकिन अगर हम ओ की बात करें तो यस, ओ का ग्राफ है वो भी लॉजिस्टिक ही है, इसके पास में भी एक अपर लिमिट आ गई, जस्ट लाइक सिग्मोइड पैटर्न ही आया इसका, तो यहाँ पे तो दोनों ने ही लॉजिस्टिक दिया। देखो आपको ये नहीं पता कि इंडिविजुअली एम का कैरिंग कैपेसिटी बड़ा होता है या ओ का बड़ा होता है, एन का बड़ा होता है, ये हमें नहीं बताया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि एम का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, ओ का नीचे होना चाहिए, हमें कैरिंग कैपेसिटी का आइडिया नहीं है, हमें केवल इतना आइडिया कि कैरिंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक बोला है तो के होगा वहाँ पे। हाँ यस, आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक जैसे ही है कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आपको मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, डेक्लाइन जैसा कुछ नहीं आया, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे स्टेटमेंट के जब हम बात करेंगे, ओके। देन हम नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में देखिए ओ के साथ में एन को लिया गया है, राइट। ओ के लिए सॉलिड लाइन है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, तो दिस इज द लाइन फॉर ओ, और दूसरा जो लाइन है जो
डैश करके स्मॉल डॉट्स में दिया गया है, दिस इज फॉर एन, जिसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। यहाँ का जो पैटर्न है वो अलग है। कैसे अलग है? देखिए, जब ओ का नंबर पीक पे होता है तो एन का नंबर सबसे लो है, और जैसे ही ओ का नंबर लो आएगा एन का नंबर बढ़ जाता है। तो जस्ट रिवर्स है, नंबर जो है वो आपको एक रिवर्स डिपेंडेंसी दे रहा है, नेगेटिव डिपेंडेंसी है कि जब एक स्पीसीज ओ बढ़ेगी तो एन गिरेगा, और जब ओ गिरेगा तो एन बढ़ेगा। तो एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो कुछ नेगेटिव जैसा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ओ एन को नेगेटिव देता है, और सिमिलरली जो एन है वो ओ को कंट्रोल करने का काम करता है। एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, जब ओ बढ़ जाता है तो एन गिर जाता है, जब एन गिर जाएगा तो फिर उसके रिस्पॉन्स में ओ गिरता है, फिर एन बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आपको आएगा, यानी कि डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, नेगेटिवली डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब आपको कुछ इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं कि यहाँ से कुछ निष्कर्ष हैं वो आपको निकाले गए हैं रिगार्डिंग द इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, जो आपको यहाँ ऊपर दी गई थी। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपको यहाँ पे बताई गई कि आपको इनमें से ढूंढना है। ठीक है, तो कैन बी डिड्यूस्ड, जो इनसे निकाली जाती है। तो व्हाट इंटरप्रिटेशन, यही क्वेश्चन आएगी कि कौन सी बात इनसे निकाली जा सकती है, यानी कि करेक्ट चीज़ क्या है या करेक्ट बात क्या हो सकती है, वो आपको ढूंढ लेनी है। पहले स्टेटमेंट पे चलिए कि एन प्रीडेट्स ओवर ओ, यानी कि ये कह रहा है कि एन ओ को कंज्यूम करता है, यानी कि एन प्रीडेटर है और ओ उसका प्रे है। ठीक है, तो एन के साथ में ओ आपको यहाँ मिलेंगे थर्ड वन के अंदर, और यहाँ से हमें पता लग सकता है कि जब नेगेटिव रिलेशन है, जब प्रेडेटर का नंबर बढ़ेगा तो प्रे का नंबर गिर जाता है, और जब प्रे का नंबर गिरेगा तो फूड कम हो जाएगा। तो उसके रिस्पॉन्स में अब एन प्रेडेटर जो था उसका नंबर गिरेगा, जब ये कम होंगे तो इनको रिलीफ आएगा, ये बढ़ेंगे। तो हमारा रिलेशन ऐसा ही था कि जब एन का नंबर बढ़ता है तो ओ का नंबर कम होता है, राइट। और जब एन का नंबर इसके रिस्पॉन्स में कम होगा तो ओ का नंबर बढ़ जाता है। तो यस, ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो इट इज जस्टिफाइड कि एन प्रेडेटर हो सकता है और ओ उसका प्रे हो सकता है। तो इट इज क्लियर कि ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। एंड देयरफॉर, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है कि एन प्रेडेट्स ओवर ओ, कि एन प्रेडेटर हो गया, ओ उसका प्रे हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। एंड देयरफॉर, एंड इसलिए कैन ऑल्सो प्रीडेट ऑन एम, कि इसलिए वो एम पे भी प्रीडेट कर सकता है। तो इस मैटर का एम से कोई कनेक्शन है क्या? एम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई ग्राफ नहीं बताया गया जिसमें तीनों एक साथ हो। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है कि देयरफॉर आप नहीं लगा सकते कि देयरफॉर ऑल्सो प्रेडेट ऑन एम, यानी कि ये आपको ये कुछ भाषा ऐसी यूज़ करता है CSIR कि ज़्यादा नहीं बोलता है, इसलिए आपको थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है। ऑल्सो प्रेडेट ऑन एम का मतलब ये हो गया कि एन एम को भी कंज्यूम करता है। तो ऐसा आपको एन और एम, ऐसा आपको क्या देखने को मिल सकता है? यस, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि एम और एन के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है, लेकिन यहाँ जो रिलेशनशिप है वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ एन का नंबर कम है और एम का नंबर बड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ से जस्टिफाई नहीं हो सकती। और फिर नंबर है वो गिरेगा तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे को रिस्पॉन्स देना चाहिए था, उसका नंबर गिरना चाहिए था, जैसा आपको यहाँ इस पैटर्न में मिला। क्योंकि इनके बीच में को इवोल्यूशन होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। तो ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रही, ना आपको ये चीज़ लगाने में कहीं कोई कॉन्सेप्ट में या यहाँ डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि हम देयरफॉर को यूज नहीं कर सकते कि इस ग्राफ को देख करके आप ये कह दें कि ऐसा भी होता है, तो ये हम नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। ओके, द नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं
कि n इज कंप्यूटेड आउट बाय m एंड o, कि n इज कंप्यूटेड आउट बाय m एंड n इज कंप्यूटेड आउट बाय o। तो क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि n को m कंप्यूट आउट कर सकता है? देखिए यहाँ ग्राफ फेस्ट के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो m ने कंप्यूट आउट किया है n को, m कंप्लीट आउट n, क्योंकि n का नंबर गिरा है, m का नंबर उतना ही है, m विनर है, n लूजर है। ये कह रहा है कि n कैन कंप्लीट आउट n विनर हो सकता है क्या? नहीं, ये तो गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंप्लीट आउट कर रहा है? m और n साथ में n और o आपको यहाँ थर्ड में मिलेंगे, तो क्या यहाँ पे कोई कंप्लीट आउट जैसी चीज लगा सकते हो क्या आप? देखिए आपको एक बार लगता है कि O ने N को हरा दिया, फिर लगता है कि N ने O को हरा दिया, तो क्या कोई किसी को कंप्लीट आउट कर सकता है? नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन है। एक बार ये इसको कम कर देता है, दूसरी बार वो इसको कम कर देता है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट आउट जैसा नहीं है। अगर कंप्लीट आउट होता तो पैरेलल इवोल्यूशन कैसे होता? तो जो पैरेलल इवोल्यूशन है वो तभी तो हो पाता है कि दोनों स्पीसीज मेंटेन रहते हैं, देयर इज इक्विलिब्रियम, नॉट कंप्लीट आउट। तो कंप्लीट आउट तो आप लगा ही नहीं सकते। यहाँ से तो ये बात वैसे ही गलत है कि एम जरूर विनर है, एन तो विनर है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ओके, एन एंड ओ पॉसिबली हैव ए प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, एन एंड ओ, यस, यहाँ की बात हो रही है कि एन एंड ओ के बीच में पॉसिबल है कि प्रे और प्रीडेटर जैसा रिलेशन। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। चलो आप मेरे को एक बात और बताइए कि क्या आपको ये थर्ड वाला ग्राफ देख कर के ये पता लगता है क्या कि एन प्रे है या प्रीडेटर है? या क्या आपको ये पता लगता है कि ओ प्रे है या प्रीडेटर है? क्या आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसको देख करके कि प्रे कौन है, प्रेडेटर कौन है? एनीवन? आप में से कोई भी जो ये कहे कि हाँ इस ग्राफ को देख के ये पता लगता है कि या यहाँ से हमें पता लगता है कि एन प्रे है या प्रेडेटर है या ओ प्रे है या प्रेडेटर है? एनीवन? एन प्रे होना चाहिए, यानी कि आप कह रहे हो कि एन प्रे होना चाहिए ना, ऐसा? चलो ठीक है, और कोई? और कोई? कोई बात नहीं, और कोई? क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपको जो ग्राफ में या कर्व में या डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है, क्या वो आपको पूरा क्लियर है क्या, या उसका कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, या क्या आप उसमें से ऐसी कुछ बातें ढूंढ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? ये जरूरी होता है। ये एबिलिटी है कि आपको जो दिखाया जा रहा है क्या आपको वो दिख रहा है, राइट? ये बात गलत है, हैं? प्रेडेटर देखो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं आंसर इसका ये दे रहा हूँ कि एन इज प्रीडेटर। ओके, अब आपका चैलेंज ये है कि क्या आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि एन प्रीडेटर आपको कहाँ से दिख रहा है? ओके, लेट मी डिस्कस, मैं बताता हूँ।
ठीक है, आपको क्या देखना है ना, मेन पॉइंट ये कि आपको क्या देखना है या ये चीज आपको कहाँ दिखेगी। अब देखिए इन लाइंस की स्टार्टिंग यहाँ से और यहाँ से, इन पॉइंट्स को फोकस कीजिए, इनको देखिए। ओके, अब आपको पता लगेगा कि जिसका नंबर बड़ा होता है या स्टार्टिंग में जिसका नंबर बड़ा है, वो बड़ा नंबर किसका हो सकता है, प्रेडेटर का या प्रे का। इकोलॉजिकल फूड चेन्स, इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी फ्लो, ये सारी चीजें आप लगा दीजिए, तब आपको दिख जाएगा कि प्रेडेटर का नंबर प्रे के नंबर से बड़ा नहीं होता है, राइट। तो जिसका नंबर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज दी हुई है, वाई एक्सिस के ऊपर आपको पॉपुलेशन साइज नंबर दिया हुआ है ना, तो नंबर बड़ा किसका होगा, दिस विल बी प्रे। तो रेड लाइन फॉर ओ, तो ओ विल बी प्रे। इस डायग्राम में जो आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग और आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, राइट। अब छोटा नंबर है वो किसका हो सकता है, प्रेडेटर का ही होगा ऑब्वियसली। तो दिस इज फॉर प्रेडेटर, राइट। तो एन प्रेडेटर है और ओ प्रे है, जो आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज और भी आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रेडेटर का नंबर है वो कभी भी प्रे के नंबर्स को ओवर एक्सीड नहीं कर रहा है, और जो प्रे का नंबर है वो इससे हाई ही है, राइट। तो ऑब्वियसली कौन प्रे है कौन प्रेडेटर है ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारी जो बात थी कि एन एंड ओ पॉसिबली हैव प्रे प्रेडेटर, यस, प्रे प्रेडेटर ये हो सकते हैं। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि एम एंड ओ एग्जिबिट प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। एम एंड ओ, ये तो आपको यहाँ दिख रहा है सेकंड वाले में, तो क्या सेकंड वाला प्रे प्रेडेटर का हो सकता है क्या, क्या सेकंड वाले ग्राफ को देख करके कि एम का भी लॉजिस्टिक आ रहा है, ओ का भी लॉजिस्टिक आ रहा है, दोनों की अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी आ रही है, तो क्या वो प्रे प्रेडेटर जैसा है, नहीं, ये प्रे प्रेडेटर जैसा नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर। चले आगे अपन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस